वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछला पाठ हमने देखा था दुख का अधिकार, वो लेसन पूरा हो चुका है। उसके बाद तीसरा लेसन नहीं ले रहे हैं हम अभी, और वो एग्जाम में भी नहीं रहेगा अभी। हम उसके बाद चौथा लेसन लेंगे, पाठ 4, तुम कब जाओगे अतिथि। इसके लेखक हैं शरद जोशी जी। व्यंग ऋषि कह सकते हैं उनको हम, मैंने नाम ही लिखा है उनका, व्यंग ऋषि। व्यंग ऋषि इसलिए कि इतने मतलब बढ़िया हास्य व्यंग साहित्यकार, रचनाकार, जिनकी अगर आप रचनाएं देखेंगे तो बहुत सुंदर रचनाएं की हैं उन्होंने, और रोजमर्रा के जीवन से उठाकर वो मतलब इसमें लिखा भी करते थे। संपादकीय में बहुत सारे इसमें संपादकीय का भी कार्य किया उन्होंने। तो इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, और मैं कुछ के नाम लेती हूँ यहाँ आपको। और इसी तुम कब जाओगे अतिथि के इनके रचना पर ही फिल्म बनी, अतिथि तुम कब जाओगे। उसको उल्टा नाम दिया है वहां पर, अतिथि तुम कब जाओगे। एक्चुअली वो उनका लिखा हुआ जो है वो है तुम कब जाओगे अतिथि। तो शरद जी की रेल यात्रा, ऐसा एक उनका बढ़िया व्यंग रचना है उनकी। उसमें वो दिखाते हैं कि भारतीय रेलें कैसी हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं उनके, बहुत फेमस कोट हैं कुछ उनके लिखे हुए रचनाओं में के। जैसे वो कहते हैं कि आप रेलवे में हो और आप सुरक्षित सफर कर रहे हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। आप जिंदा हो, रेल में हो और जिंदा हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। कब पहुंचोगे ये कोई विषय नहीं है रेल की यात्रा से। और उनका एक बहुत अच्छा रचना है कि मैं ओलंपिक नहीं गया। उसमें बहुत पहले की रचना है वो, कि जब ओलंपिक में भारत जाता और केवल हार कर आता और कभी एक भी मेडल भारत के हाथ नहीं लगता, तो उन्होंने एक बहुत मतलब सटायर किया था कि मतलब पूरी खेल व्यवस्था पर जैसे भी चयन होता होगा और सही खिलाड़ियों को नहीं भेजा जाता होगा, जो भी उसके पीछे के कारण रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम खेलते थोड़ी हैं, हम गोल्ड मेडल के पीछे भागने वाले लोग थोड़ी हैं, हम भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं, हम भारत है हमारे देश का नाम। वो दूसरे देश भागते रहे पश्चिमी सभ्यता वाले सोने के टुकड़े के लिए, गोल्ड मेडल के लिए, हम क्या सोने के टुकड़े के पीछे जान देने वाले लोग हैं क्या। मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति को नाम नहीं रखा है, वो भारतीय संस्कृति के नाम पर या जो भी चीजें चल रही थी वहां खेल के माध्यम से, इसलिए उन्होंने उस रचना में ये भी कहा था कि मुझे भेज देते हैं तो कोई हार कर आता तो कम से कम दोष मेरा होता कि चलो वो साहित्यकार था, लेखक था और वो खेलने गया और कुछ नहीं लाया, तो कम से कम खिलाड़ियों पे दोष नहीं आता। तो मैं ओलंपिक नहीं गया, तो जो अभी हो रहा है वही तब भी होता, मैं भी जीत कर नहीं आता, मुझे भेजा जाता तो मैं भी जीतता थोड़ी, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूं ही नहीं, तो कम से कम दोष तो मुझ पे लगता ना जो अभी लग रहा है। तो ऐसे बहुत उनकी रचनाएं हैं, बहुत सटीक व्यंग है उनका, सटायर है, और हमेशा की परिस्थितियों पे रहा है। जब भी कोई समस्या समाज में निर्माण होती थी, और व्यंगकार यही करते हैं, समाज की साधारण सामाजिक समस्याओं को भी शब्दों का रूप देकर साहित्य में उसके ओर विशेष ध्यान भी दिलाते हैं लेखक कि ये चीज ऐसी हो रही है। जैसे अगर मतलब उसी में मैं ओलंपिक नहीं गया में कहते हैं कि अगर आत्माओं की दौड़ होती तो हम आत्मा में आगे होते, यहाँ तो शरीर से दौड़ना पड़ रहा है, शरीर से दौड़ हो रही है कोई ओलंपिक में अगर दौड़ में नहीं जीत पा रहा है तो। और या फिर रेल में कहते हैं कि रेल हमको सिखाती है कि सब्र किसे कहते हैं। वो कहीं निकली है जाने के लिए, और वो कहाँ जाकर रुक जाएगी किस स्टेशन पे कुछ पता नहीं, जो जिस स्टेशन पे पहुंचने वाली वहां अलग उसके लोग राह देख रहे हैं, वो किसी और की राह देखते जंगल में कहाँ रुकी हुई है कोई नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सटीक व्यंग करते हैं व्यंग ऋषि। इसमें भी अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि में भी कुछ बातें इतनी महत्वपूर्ण कहते हैं कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, या मनुष्य देवता के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। ऐसी बहुत सारी ऐसे कोट हैं उनके जो बहुत फेमस हैं। आप अगर जाकर देखोगे भी गूगल पे, यूट्यूब पे जाके देखोगे उनके वीडियो शरद जोशी के नाम से, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत मटेरियल मिलेगा। उनकी अपनी मतलब उन्होंने जो कुछ बोला है बहुत सारा रिकॉर्डेड भी है उसमें। तो इतनी अच्छी रचनाओं के वो एक बहुत अच्छा उपन्यास है उनका कि गांव पे उपन्यास लिखने के लिए लेखक क्या क्या करते हैं, और उसमें खुद सटीक व्यंग खुद पे भी करते हैं वो
कि मैं मतलब मेरे जाने के बाद लोग कहते ना मेरे बारे में भाई कि ग्रामीण भागों से जुड़ा था, बड़ा समझ थी ग्रामीण जीवन की, इसलिए मैंने गांव पे उपन्यास लिखने का सोचा, शहर से जाकर गांव में कुछ दिन रहकर गांव पे उपन्यास लिखने का सोचा। मेरे मित्र का मतलब मेरे मित्र ने फोन किया कि कब आ रहे हो तुम, तो उसमें बड़ा मजेदार ढंग से उन्होंने आगे वर्णन किया है कि वो जो एक रिम कागज ले जाते हैं, पूरा गांव कैसे कागज लेने के लिए छोटी छोटी घटनाओं के लिए आता है उस पे। तो ये बड़ा बहुत ही बढ़िया व्यंग ऋषि हैं शरद जोशी जी, जिसके पाठ को हम आज देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हुए फिर हम लेसन पे चलते हैं। शरद जोशी जी का जन्म 1931 में हुआ है और मृत्यु 1991 में हुई। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता, कुछ समय तक सरकारी नौकरी में रहे, फिर उन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखे। बहुत सारी सीरियल्स हैं जो इन्होंने लिखी हुई है, कॉमेडी सीरियल्स पहले जो आती थी दूरदर्शन पे भी, और उसके डायलॉग्स भी बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स के, अच्छे सीरियल्स के डायलॉग भी शरद जोशी जी ने लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंगकारों में शरद जोशी जी भी हैं, एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियां हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। 2 व्यंग नाटक हैं इनके, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उफ कमलमुख दिए। ये सब इनकी लिखी हुई कृतियां हैं। शरद जोशी जी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरे और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर उन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बचे नहीं। मतलब धर्म पे, आध्यात्म पे, रोजमर्रा के जीवन में होने वाली घटनाओं पे हमारा क्या व्यवहार होता है, सामाजिक जीवन में हम किस तरह से जीते हैं, इन सब पर उनकी पैनी नजर से बच नहीं सका। मतलब इन सब पे उन्होंने अपना लेखन किया है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का, विसंगति मतलब जो ऐसा है कि जिसमें कोई तालमेल नहीं है, कहने के लिए कोई कुछ कहे, कोई नेता बहुत बड़ी बातें करे और उसका विपरीत कार्य करे, या मनुष्य जो बातें कहता है रोज के जीवन में और उसके विपरीत अगर उसकी चाल ढाल है और तरीका है, तो ये जो विसंगतियां रहती है इसका बेबाकी से चित्रण करते हैं शरद जोशी जी। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। अच्छा अतिथि कौन होता है? लेखक क्या मानते हैं अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी कराकर विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेजबान निरंतर सोचते रहे। तो इस पाठ में लेखक अतिथि के बारे में बता रहे हैं कि कुछ अतिथि ऐसे आते हैं। वैसे तो अतिथि, अतिथि का मतलब ही है जिसके आने की कोई तिथि नहीं है। तो अतिथि बिना तिथि बताए आते हैं, बिना तारीख बताए जो अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं। और अभी हमारा जो जीवन है, सामाजिक जीवन, विशेषकर शहरों का जो जीवन है हमारा, तो वहां कोई 1-2-4 दिन भी आकर रहे तो बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, जीवन बड़ा आपाधापी का हो चुका है, आर्थिक समस्याएं भी हैं, किसी एक व्यक्ति का बहुत दिनों तक बोझ आजकल के जीवन में नहीं ढो सकते। ये सारी चीजें इसमें हैं इस कहानी में। और मतलब बताया है कि क्या क्या होता है उन लोगों के जीवन में जिसके घर अतिथि चला जाता है, जो मेजबान है वो क्या क्या सोचने पे विवश हो जाते हैं और मतलब मन से उनके क्या निकलते रहती हैं बातें, भले वो मेहमान को कह नहीं पाते। और मेहमान है कि जो 1-2 दिन ठीक है कोई आकर रहे, 2-4 दिन भी कोई बहुत अपने करीबी हैं आकर रहे, लेकिन अगर कोई आपके यहाँ 5-6 दिनों तक टिका है और आपको उसकी बहुत तकलीफ हो रही है, आपके यहाँ वो सब कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसकी कहानी है पूरी, ये चित्रण है। और खासकर बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये सब कुछ होता ही है कि वहां रहने को बहुत पहले प्लेस कम है, जगह कम है, उसमें अगर कोई एक घर में आके टिक जाता है
और आप नहीं चाहते हैं कि वो ज्यादा दिन तक रहे, कुछ दिनों तक आप आदर सत्कार करते हैं, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप दिल से सोचने लगते हैं कि यार भाई अतिथि अब तुम जाओ, भले आप कह नहीं सकते। जैसे अगर हम फिल्म देखें अतिथि तुम कब जाओगे, तो उसमें दिखाया है परेश रावल और जो अजय देवगन की फिल्म है उसमें दिखाया गया है वो कि कैसे वो परेशान हो जाता है मेजबान अतिथि से। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, इनके शब्दों का जादू देखेंगे, कितना सुंदर लिखते हैं शरद जोशी जी और क्या क्या सोचता है मेजबान अतिथि के बारे में, इस पाठ में हम देखेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि, आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब 4 दिन हो चुके हैं अतिथि को आकर, मेहमान को आकर घर में 4 दिन हो चुके हैं और मेजबान के शब्द ये हैं कि तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस, मतलब चौथा दिन है तुम्हारे आने का मेरे घर में, आज ये चौथे दिन हो आज तुम। तो यह प्रश्न बार बार मेजबान के मन में आ रहा है, घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूं। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, और उसको एक्सक्लेमेशन साइन में लिखा हुआ है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती। मेजबान के घर पे चौथा दिन है, 3 दिनों से टिका हुआ है अतिथि। तो चौथे दिन उसके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं मेजबान के, उसको सुंदर शब्द दिए हैं शरद जोशी जी ने। वो कहता है कि जहां बैठ के तुम निसंकोच, कोई संकोच किए बिना सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, यहीं पर छोटा सा कैलेंडर है जिसकी हर दिन तारीख बदलनी पड़ती है, एक दिन बीत जाने के बाद फाड़ कर निकाल देना पड़ता है। तो वो छोटा सा जो कैलेंडर है उसके सामने तुम बैठे हो, मन में सोच रहा है मेजबान कि ये तुमको कैलेंडर दिखाई नहीं पड़ता अगर तुमको गिनती आती है तो। और इसकी जो तारीखें हैं अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, मतलब वो हवा से उड़ती रहती है नम्रता से। मतलब मैं भी नम्र ही होके बात कर रहा हूँ, विनम्र ही है अभी भी मेजबान, कुछ बोल के नहीं बताया मेजबान ने कि आप जा सकते हो, आप जा रहे हो क्या। अभी तक नम्रता में वो तारीखें कैलेंडर जैसे अपनी सीमा में फड़फड़ा रहा है, वैसे मेजबान की भी स्थिति है। और इसीलिए मेजबान कुछ नहीं कह पा रहा है, तो वो जो तारीखें हैं कैलेंडर की उसको दिखाकर बदल रहा है। वो जो बैठा रहता है मेहमान सामने, तो उसको दिखा करके ध्यान में आए कि तारीख क्या हो गई आज, मैं कब से आया हूं। तो आपको दिखाकर 2 दिनों से विगत यानी बीते 2 दिनों से मेजबान मन में सोच रहा है कि 2 दिनों से तारीखें दिखाकर बदल रहा हूं, कि मैं तारीख बदल रहा हूं तो इनका ध्यान जाए। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, अगर तुमको गिनती आती है तो तुमको ध्यान में आना चाहिए कि तुम चौथा दिन है आज तुम मेरे घर में हो। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, मतलब सतत तुम्हारा जो आतिथ्य सत्कार चल रहा है मेरे घर में, मेहमान नवाजी जो तुम करवा रहे हो अपनी, उसका चौथा भारी दिन है ये। भारी दिन मतलब बहुत भारी गई ये 3 दिन, जिस तरह से तुम्हारा आदर सत्कार मैंने किया है अभी 3 दिनों तक, तो अब ये चौथा भारी दिन है आज का। पर तुम्हारी हालत, मतलब चाल ढाल देखकर ऐसा मेजबान को लग रहा है कि कोई संभावना नहीं प्रतीत हो रही है तुम्हारे जाने की, कि तुम आज भी तो कोई जल्दी में नहीं दिख रहे हो कि तुम्हें जाना है वापस। तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती, मतलब जाने के बारे में तुम्हारा कुछ विचार ही नहीं दिख रहा है। लाखों मील, और यहाँ लेखक एग्जाम्पल देते हैं, मेजबान मन में सोचता है कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद एस्ट्रोनॉट जो चांद पर गए थे पहली बार, वो भी इतने लाखों मील पृथ्वी से दूर, वो भी इतनी देर चांद पे नहीं रुके थे। कुछ मील यात्रा करके तुम मेरे घर आए हो और 3 दिन से रुके हो, इतनी देर तो एस्ट्रोनॉट्स भी नहीं रुके थे चांद पे। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए।
तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुकी। तुम्हारे जो भारी चरण कमल हैं, मतलब पैरों को उपमा दी है चरण कमलों की, कि ये जो कमलों के समान तुम्हारे भारी चरण कमल है, भारी कमल जैसे तुम्हारे जो पैर हैं, ये तुम मेरे जमीन पर छाप चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने एक बहुत अच्छा मजबूत अपनेपन का अंतरंग यानी बहुत नजदीकी अंतरंग संबंध भी मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की भंजनी चट्टान देख ली। इस पे से आशय स्पष्ट कीजिए में अगर ये दोनों तीनों लाइनें आती हैं कि तुमने अंतरंग निजी संबंध स्थापित कर लिया या मेरी आर्थिक सीमाओं की भंजनी चट्टान। भंजनी आर्थिक सीमा मतलब मेरा क्या इनकम है, कितना मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, मैं कितना मध्यम हूँ, साधारण हूँ, ये चीज तुमने जान ली। आर्थिक सीमा मिली मतलब मेरे पास कितना है, मैं कितना पैसों से, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे दुख का अधिकार में हम देख रहे थे ना, मध्यम वर्गीय पैसों का क्या घर में हिसाब है, कितना व्यक्ति कमाता है, ये जो आर्थिक सीमा है व्यक्ति की, कितना लिमिटेशंस तक खर्च कर सकता है, मतलब उसकी कितनी हैसियत है कहने का, पैसों से लेके। तो आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान, बैंजनी इसलिए कि जो दीवारें हैं, वो जो ईंटें हैं, उनका जो रंग है बैंजनी, वो जब तक सीमेंट पुता नहीं है, उस पर कलर लगा नहीं है, तो जो अंदर का भाग है उसका वो बैंजनी हो गया, दिखाई पड़ रहा है जब बन रही है। तो वैसे ही यहाँ पर बैंजनी चट्टान का अर्थ है कि वो सारी बातें कि मेरी हैसियत कितनी है, मेरे पास खर्च करने की कितनी ताकत है, मेरा क्या मैं कितना साधारण हूँ, मध्यम वर्गीय हूँ, ये तुमने देख लिया 2-3 दिन में रहकर, ये तुमको पता चल गया। मेरी आर्थिक सीमा भी तुम जान चुके हो, उसकी बैंजनी चट्टान तुमने देख ली, मतलब मेरी आर्थिक सीमा को तुम जानते हो। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, इसलिए तुम मुझसे काफी खर्च करवा चुके। वो हिसाब से मैंने तुम पर बहुत कुछ खर्च कर दिया। काफी मिट्टी खोद चुकी मतलब बहुत सारी जड़ खोद ली तुमने, बहुत कुछ देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम मत रुको अतिथि। मन में कह रहा है मेजबान सब कुछ, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय, यह तुम्हारे जाने का एकदम सही उच्च समय है, मतलब अब इससे ज्यादा अधिक बर्दाश्त नहीं है मुझे। उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुमको तुम्हारी पृथ्वी मतलब जहां से तुम आए हो, जिस जगह से, जिस गांव से, जिस शहर से, वो तुमको याद नहीं आता? वो तुमको आवाज नहीं लगाता? कहने का अर्थ पुकारती नहीं मतलब वो उसकी तुमको याद नहीं आती? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जब तुम पहले दिन मेरे घर पर आए, तब भी मेरा हृदय एक अज्ञात आशंका से, अज्ञात मतलब ऐसे, मतलब मेहमान को देखकर ही आजकल लोग घबरा जाते हैं। बड़ी सिटी में यह हालत होती है कि कैसे तो भी कमा खा रहे हैं लोग, बाहर से आकर बड़ी सिटी में रह रहे हैं कमाने खाने के लिए, और उनकी आर्थिक परिस्थिति ये है कि किराए का मकान है, सब कुछ खरीद कर लाना है। गांव जैसा हालत नहीं है कि सब कुछ घर में कुछ पैदावार हो रहा है, अनाज है, जमीन है, किसानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब कुछ मोल का खरीद कर लाना है, मतलब दुकान से खरीद कर लाना है, सब चीजों का पैसा लग रहा है, मतलब वहाँ जो मकान में रह रहे हैं उसका भी किराया देना पड़ रहा है, फिर बच्चों की शिक्षा है, फिर खुद का रहन सहन, जीवन मान, उसको भी साधारण बनाकर रखना है। तो इन सब चक्करों में वहां बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी के जाने के बाद। इसीलिए लेखक के भी शब्द वैसे हैं, और मेजबान के मन में क्या भाव आ रहा है लेखक बताते हैं कि जैसे ही मेहमान को देखा मेजबान ने, तो मेजबान कह रहा है कि मेरा हृदय अज्ञात आशंका से, अज्ञात है ना जो आशंका नहीं है, मतलब देखकर ही डर गए मेहमान को कि रुकेंगे क्या ज्यादा दिन, मतलब रुकेंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। आर्थिक सीमाएं ऐसी नहीं है, इतना पैसा नहीं होता है कि रोज अच्छा बनाए खिलाएं, अपना जीवन कैसे भी गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाता है तो उसको मेहमान नवाजी के तौर पे, और हम लोग तो भारतीय संस्कृति वाले लोग अतिथि को देवता ही मानते हैं। हम लोग कोई अतिथि आ जाए तो हमको इसमें नाराजगी नहीं होती है। पहले अतिथि आ भी जाते थे, और ऐसे भी अतिथि आते थे जो हमारी जान पहचान के नहीं होते थे। लोग किसी के यहाँ भी जाकर अतिथि बोलकर रहकर खा पी लेते थे। साधु संतों का आज भी हम ऐसे करते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां दूसरी। आज अपने लोग भी जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो किसी के संबंधी, सगे संबंधी हैं, ऐसे लोग भी अतिथि बनकर जाएं तो आज बहुत सारी परेशानियां हैं। आज लोगों ने अपने आप के जीवन को ऐसा बना लिया है, ऐसे कामों में व्यस्त हैं कि किसी के लिए वक्त नहीं निकाल सकते।
किसी को बहुत सारा वक्त नहीं दे सकते, उस पर बहुत सारी चीजें खर्च नहीं कर सकते, कारण साधारण मध्यम वर्गीय परिवार, जितने मध्यम वर्गीय परिवार, ये मध्यम वर्गीय परिवार की ही कहानी है। तो इनको देखकर ही मेजबान का हृदय आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब ये है कि कितना मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखता है मेजबान। अंदर ही अंदर बटुआ मतलब पर्स जो है उस मेजबान की कांप गई, ये सोचकर कि अब अगर मेहमान रहेगा तो इसके खाने पीने पे जो खर्च होगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ में तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। ये सब होते हुए भी, इन भावों को अंदर दबाते हुए मेजबान एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट, एक प्रेम स्नेह अपनेपन की से भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ गले मिला था मैं तुमसे, मेजबान मन में सोच रहा है। और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब तुम्हारे सम्मान में, तुम आए हो इसलिए, तुम्हारे सम्मान में हमने रात के भोजन को एकाएक अचानक, जो कि हम रेगुलर में ऐसा नहीं करते हैं, हम मतलब वो साधारण गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे भी खा पी कर छोटा मोटा कैसे भी गुजारने हैं दिन, 4 पैसे बचाने भी, ये वाली सोच का मध्यम वर्गीय वो परिवार है। उसमें अब ये आ गए हैं, मेहमान है, इसलिए भोजन को बदला इन्होंने उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में। मतलब उस समय जो अगर रोज एक सब्जी बनाकर खा ले रहे हैं रोटी के साथ, तो उस दिन दाल चावल सब्जी रोटी, 2 सब्जी, रायता, मीठा, ऐसा सब कुछ रखा होगा। थोड़ा सा डिनर में बदला उसको, मतलब कुछ आइटम और बनाए, कुछ व्यंजन और परोसे गए, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं। तो याद दिला रहे हैं लेखक, मतलब मेजबान मन ही मन मेहमान को, तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, केवल तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। लेकिन ये सारा उत्साह ऐसे खिलाने पिलाने का और जो इतना सब तैयारी थी, वो क्यों थी? इस उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। क्या आशा थी? आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय ले तुम चले जाओगे। ये सोचकर मेजबान ने 2 सब्जियां, रायता, मीठा, जो कि रेगुलर में उसके घर में नहीं होता है, सम्मान, अतिथि के सम्मान में सब कुछ बनवाया। और ये सोचकर बनवाया कि एक दिन की बात है, आया है अतिथि, अब कल तो किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप मन पर लेकर मेहमान चला ही जाएगा। तो ये उसके मूल में आशा थी, इसलिए इतने उत्साह और लगन से ये सब कुछ बनाया और खिलाया गया। लेकिन जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने देखा, शुरुआत में हमने देखा कि चौथा दिन है उस अतिथि का उस घर में, मतलब मेहमान अभी तक गया नहीं है, टला नहीं है। तो आगे क्या होता है इस पार्ट में? तो इसका मतलब अभी तक मेहमान गया नहीं है, मेहमान और कितने दिनों तक रुकता है, और मेजबान के मन में मेहमान को लेकर क्या क्या विचार आते हैं, जिसे लेखक ने शब्द दिए हैं कि मेहमान के लिए क्या क्या, किन किन शब्दों का प्रयोग करता है, मेजबान क्या क्या सोचता है कि कैसे तुम देवता हो लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, और मनुष्य और देवता ज्यादा अधिक दिनों तक साथ नहीं रह सकते, ऐसे बहुत सारे शब्द। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे क्या होता है और कब तक अभी मेहमान रुका हुआ है। थैंक यू बच्चों।